इनको कुछ लेना देना नहीं है हज हाउस बने ना बने। जहाँ तक वो सवाल है कांग्रेस का, तो कभी मौका लगेगा तो अंतुले जी से बात करके बात करेंगे, जवाब देंगे कि उनके पास ये डिपार्टमेंट रहा था, उन्होंने इस माइनॉरिटी के लिए क्या किया। हाँ। और हज ये हो गई थी कि क्या उनको अपने हज हाउस की तो बात छोड़ दो, क्या उनको अपना कैबिनेट मंत्री रहते हुए उनको कभी दफ्तर भी मिला? ठीक है, बस ये दफ्तर था, बस पर्यावरण भवन में दफ्तर था, समय तक नहीं मिला था, लंबे समय तक नहीं मिला। अरे पर्यावरण भवन में दफ्तर था, उन्हीं ने स्थापित किया, लंबे समय तक नहीं मिला, उसके बाद मिला। अरे मंत्रालय नया बना, जब मंत्रालय नया बना बस अब मेरे पास देखिए प्लीज, मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, अब मुझे असहज मत कीजिए, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। एक अमिताभ जी, चंद्रमोहन जी ने एक बात कही, सलाह दी उन्होंने आजम खान साहब को कि मुस्लिमों के हित की बात करनी है तो सत्ता छोड़िए, सड़क पर है, अच्छी सलाह है। मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा। वाजपेयी जी की सरकार में विनय कटियार जब बेल में आके लोकसभा में ताल ठोकते थे और धरने पर बैठ जाते थे सरकार के खिलाफ और कहते थे औरंगजेब और चंगेज खां की सरकार ने भी ऐसा नहीं किया, हुकूमत ने ऐसा नहीं किया जो सरकार कर रही है। रामचंद्र परमहंस तब जिंदा थे, तब कितनों ने लोकसभा की सदस्य और मंत्रालय छोड़कर राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, कितने लोग छोड़कर इस्तीफा देकर आए। ये व्यवहारिक बात करिए, मैं दो नपनों से चिढ़ता हूं। मेरी नजर में कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, फॉरवर्ड ब्लॉक तक सब एक ही नपने में नपने वाले लोग हैं। मैं इतना ये पाखंड नहीं करता कि नेहरू जी महान, अटल जी कुछ नहीं, इंदिरा जी महान, फलाने जी या लोहिया जी कुछ नहीं, अंबेडकर जी कुछ। मुझे टिकट थोड़ी ना चाहिए भाई, मैं तो जो सच है उतनी बात कहूंगा। मैंने एक आइडेंटिकल उदाहरण रख दिया, इसकी काट कर दीजिए, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। और आज के संदर्भ में ये चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी जाती और फिर पब्लिक होती, तो मैं इस बहस में दूसरी बात कहता, तब दूसरी बात बोलता। चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखने का अधिकार, इख्तियार सबको है। चीफ सेक्रेटरी किसके लिए है? उसका कोई अपना मंत्रालय नहीं चीफ सेक्रेटरी का। चीफ सेक्रेटरी सब मंत्रालयों के बीच में समन्वय का काम करता है, ये बात सबको पता है, जो भी पॉलिटिकल लोग हैं। इसमें कौन सी, उसी को तो चिट्ठी लिखेंगे भाई, वरना शहरी विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय को आदेश नहीं दे सकता उसको सेक्रेटरी को। और ये चिट्ठी क्यों लिखी आजम खान साहब ने, इसका बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। बहुत संक्षिप्त। अधिकारी 10 सालों से चिट्ठी और तार लिख लिख के, मुलाकातें कर करके परेशान हो गए थे। जब नौकरशाही लखनऊ में वित्त मंत्रालय जो है उसके कारिंदों ने जब कोई रिस्पांस नहीं दिया तो फिर इनको बीच में आना पड़ा। तो इसमें कोई गुनाह हो गई, कोई जनहित के विरुद्ध बात कह दी, कोई भ्रष्टाचार की बात कही क्या जो हंगामा हो जाए? मैं ये नहीं समझ, किसने लिखी छोड़ दीजिए, गलत क्या है ये तो बताना पड़ेगा ना जी। और अगर हज हाउस का कमिटमेंट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया, वो कोई हो, तो फिर वो बनना चाहिए। और एक मजहब का है इसलिए नहीं बने, ये भी ठीक नहीं। समाज में अगर समरसता आपको रखनी है तो आपको इतना ख्याल तो रखना पड़ेगा कि शिवाला भी हो और मस्जिद भी हो, गुरुद्वारा भी हो और चर्च भी हो। इसमें क्या बुरी बात है? ठीक है, सबके साथ संभाव हो, सबके साथ सद्भाव हो, तभी ना समाज एक साथ चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके साथ सद्भाव हो, सबके साथ संभाव हो, लेकिन सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी ये याद रखना चाहिए, सूबे के मुख्यमंत्री को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि ये जो सद्भाव और संभाव बनाने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ अमिताभ जी की या अतुल अग्रवाल की या आम जनता की नहीं है, ये उतनी ज्यादा जिम्मेदारी सरकार में बैठे लोगों की भी है, और उन लोगों की जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने का ढोंग करते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं। ऐसे संभाव आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अमिताभ जी आप बने रहेंगे। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर बात उत्तराखंड की। अब उत्तर प्रदेश के खेतों में सिंचाई मुफ्त होगी, फसलों को उचित दाम मिलेगा, किसानों का परिवार संपन्न होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कृषि विकास सहकारी बैंक से दिए गए ऋण की माफी, फसलों को उचित दाम, बीमा और मुफ्त सिंचाई का पानी उपलब्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी। आज ले क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! Julie!
उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आइडली क्या होने वाला है? गांठे नहीं बांधा है, निकाल गमछा बांध कर। पहला गांठ पंजीकरण कराओ, दूसरा गांठ पैसा बचाओ, तीसरा गांठ डिलीवरी के लिए सही जगह चुने, चौथा गांठ सरकार की मुफ्त गाड़ी का लाभ उठाएं। 4 जरूरी चीज याद रखने के लिए कुछ खबरी हो तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। बच्चा तंदुरुस्त है, ये इसकी धड़कनें। सिगरेट बुझाओ उसे। डॉक्टर घबराइए नहीं, बच्चा एकदम ठीक है। धूम्रपान छोड़िए ताकि आपका बच्चा चैन की सांस ले सके। एक क्राइम रिपोर्टर जो चोरी की बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड सचिवालय के अपर सचिव जेपी जोशी पर बलात्कार का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाली युवती ने दिल्ली में पांडवनगर थाने में 0 एफआईआर दर्ज कराई, जिसे बाद में उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया गया। फिर मामला देहरादून नगर कोतवाली में लिखा गया, लेकिन अब मुख्यालय की टीम मामले में जांच कर रही है। बड़ी बड़ी टीमें भी बना दी गई हैं, लेकिन हर आम और खास की जुबान पर यही सवाल है कि क्या अवर सचिव जेपी जोशी गिरफ्तार होंगे? क्योंकि अब तक नहीं हुए तो सवाल ये और बड़ा हो जाता है कि इनके ऊपर हाथ किसका है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी तो हमारे साथ पहले से ही हैं, आपको देहरादून लेकर चलूंगा मैं। 3 देवियां हमारे साथ हैं, मधु चौहान साहिबा हमारे साथ हैं, आप भाजपा की नुमाइंदगी कर रही हैं। मनोरमा डोबरियाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। इंदु नौडियाल साहिबा हमारे साथ हैं, आप प्रदेश अध्यक्षा हैं जनवादी महिला समिति की। आप तीनों लोगों के पास में आऊंगा। तो 164 के बयान पर आसाराम की गिरफ्तारी हो सकती है, तो फिर जेपी जोशी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही? ये बड़ा सवाल है। क्या पद और कद के कारण जेपी जोशी पर हाथ डालने से उत्तराखंड की मित्र पुलिस मित्रता निभा रही है? क्या जेपी जोशी पर किसी का हाथ है? क्या कोई जोशी को बचा रहा है? आखिर जोशी को गिरफ्तार करने से उत्तराखंड पुलिस डरी क्यों हुई है? उत्तराखंड में अब तक कई सेक्स स्कैंडल सामने आए हैं। राजनेता, पुलिस अफसर और अब सचिवालय के अपर सचिव जैसे कई सुरमाओं ने नैतिकता की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। 21 नवंबर को दिल्ली के पांडवनगर थाने में एक युवती ने उत्तराखंड के एक अपर सचिव जेपी जोशी पर बलात्कार करने की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन मामले में अभी तक सिर्फ जांच चल रही है। अब सवाल यह है कि सरकार यहाँ पे संरक्षण दे रही है। सचिव स्तर के व्यक्ति ने जो रक्षक होता है वही भक्षक बन गया है। ऐसी स्थिति में ये देवभूमि है और उत्तराखंड में महिलाओं पे लगातार ये हिंसा बढ़ रही है, तो आम आदमी की क्या बात करें जब सचिव ऐसा काम कर रहा है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब 164 के बयान पर आसाराम की गिरफ्तारी हो सकती है, तो फिर जेपी जोशी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही? क्या पद और कद के कारण जोशी पर हाथ डालने से पुलिस बच रही है? 164 के बयान पीड़िता के हो गया तो पुलिस को अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कई मामलों में कह दिया है पीड़िता के बयान ही काफी है।
वो तो 161 के होते हैं, लेकिन 164 के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान होते हैं तो वो उसकी पुष्टि करते हैं। अगर 164 के बयान वाकई में हो गया तो अरेस्ट कर लेना चाहिए। हम किसी व्यक्ति विशेष के बजाय पूरे सिस्टम की व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं कि ये व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिसमें न्यूनतम इस तरीके की घटनाएं हों और उसके लिए कुछ कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करें। अपर सचिव जेपी जोशी की गिरफ्तारी को लेकर भले ही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के डीजीपी वीरेंद्र सिंह सिद्धू केवल 164 के बयान को गिरफ्तारी का आधार नहीं मानते। केस में जो 164 का बयान हुआ है वो भी दिल्ली पुलिस द्वारा करवाया गया है, जो कि इस केस की विवेचना नहीं कर रहे थे। इसलिए जो इस केस का विवेचक है उसके द्वारा भी एक बार बात करना जो है वो आवश्यक है, लेकिन वो सामने अभी तक नहीं आ रही है। अपर सचिव जेपी जोशी द्वारा युवती के साथ बलात्कार करने के मामले में अब सामाजिक संगठनों के साथ राजनीतिक पार्टियों ने भी बयानबाजी शुरू कर दी है। सभी लोगों का ये कहना है कि जब 164 के बयान में आसाराम जेल जा सकते हैं तो फिर बड़ा रसूख रखने वाले जेपी जोशी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि पीड़िता किसी भी तरीके से पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रही है। देखने वाली ये बात होगी कि क्या अपर सचिव जेपी जोशी को किसी तरीके से राहत देने के मूड में नजर आ रही है उत्तराखंड शासन। कैमरामैन पवन रावत के साथ सुरेंद्र रसीला, समाचार प्लस, देहरादून। आज इस मुद्दे पर आप तीनों महिलाओं को बुलाने का हमारा उद्देश्य यही था, क्योंकि एक महिला के साथ ये अभद्र काम हुआ है, इसलिए आप तीनों लोग इस मुद्दे की गंभीरता को समझेंगी, पहला। और दूसरा कि आप तीनों लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक महिला होने के नाते जो मुखरित करेंगी वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा समाज के लिए, जो आपके फॉलोवर्स हैं उनके लिए भी। मनोरमा डोबरियाल शर्मा साहिबा, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रही हैं। आखिरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कब होगी? क्योंकि जो हमारे पास सीडी आई थी उस सीडी में इतना तो साफ हो गया कि माननीय जोशी साहब एक महिला से नाजायज ताल्लुकात बना रहे हैं, ये दिख रहा है उसमें। अब वो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि क्या होगा, कानूनी दांवपेच कैसे होंगे, क्या नहीं होगा। लेकिन क्या इतने सबूत जो तमाम मीडिया चैनल्स ने दिखाए, हालांकि हम अपनी मर्यादा को समझते हैं इसलिए हमने वो पूर्ण वीडियो नहीं चलाया दूसरे चैनल्स की जैसा, और आगे चलाएंगे भी नहीं। लेकिन जब ये सामने आया तब तुरंत जोशी जी के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। शर्मा साहिबा। जी, मेरा मानना है केवल मैं जोशी जी को ही इंगित नहीं करना चाहती, बल्कि और भी जितने लोग हैं इस प्रकार के और ऐसे काम करते हैं, और कानूनविद हो जो, हाँ, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कानूनविद होने की वजह से मनोरमा जी, मैं अभी सिर्फ इस केस विशेष के बारे में बात कर रहा हूं, इसके बड़े फलक पर हम इसी चर्चा के अगले हिस्से में जाएंगे। सवाल मेरा बहुत सीधा सा है, एक लाइन का, कि क्या जेपी जोशी को तुरंत सस्पेंड करके गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था जब तक कि उन्हें अदालत से एक्विटल न मिल जाए तब तक? बिल्कुल किया जाना चाहिए था, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि पीड़िता जो भी महिला हैं उनको आकर के हम लोगों पर, समाज पर और कानून पर भरोसा रखते हुए सामने आना चाहिए। और अरे मैडम, कैसी बात आप कह रहे हो? पीड़िता सामने कैसे आ जाएगी? पीड़िता ने तो एफआईआर कराई है दिल्ली में। पीड़िता डर के मारे दिल्ली चली गई थी, वहां पे 0 एफआईआर हुई, ट्रांजिट एफआईआर देहरादून में आई, देहरादून कोतवाली में मामला दर्ज हो गया, ताजरात-ए-हिंद की दफा 376 तामील हुई। अब आप उसको भी अब कह रही हूँ सामने आए। अब क्या पीड़िता सामने, ना क्या पीड़िता को आप सामने लेकर आना चाहती हैं जैसे आप लोग बैठी वैसे? नहीं, एक कानूनी उन्होंने प्रक्रिया बताई है कि 164 के जो बयान है, जो है केस दर्ज हुआ नहीं हुआ। मेरा ये कहना है जोशी जी को तुरंत के तुरंत गिरफ्तार भी करना चाहिए, सस्पेंड करके। हाँ। वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अलग मुद्दा नहीं है, ना इशू है। और मनोरमा जी, यही मेरा सवाल है कि कांग्रेस की सरकार, जिस सरकार के मुखिया कानूनविद, पूर्व हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्रैक्टिसिंग लॉयर, कानून का जानकार व्यक्ति, उसकी सरपरस्ती वाली सरकार में अगर इस तरह से अंधेरगर्दी होगी तो सवाल तो उठेंगे ही फिर कि किसका हाथ है जोशी के ऊपर, कौन जोशी को बचा रहा है? श्रीमती मनोरमा जी। नहीं, ये मैं कहूंगी कि ये थोड़ा सा भ्रामक वो हो रही है कि उनको बचाया जा रहा है। कानून सबके लिए एक है, चाहे कोई भी हो। और जोशी जी जोशी जी से अतर भी जो लोग होंगे इस प्रकार करेंगे। क्या कानून उनको एक नजर आ रहा है? एक बलात्कारी जिसकी पुष्टि हो गई उस पोर्न वीडियो से, उस शर्मनाक वीडियो से जिसकी पुष्टि हुई,
अभी तक वो अवर सचिव अपने पद पर बना हुआ है। क्या कानून वाकई सबके लिए एक बराबर है? असल में बिल्कुल बराबर नहीं है। ये तो बाहुबली वाली बात हो गई। एक बहुत बड़ी ताकत सामने है और एक असहाय महिला सामने है। उसकी लाचारी है, उसकी परेशानी है, उसको वो सामने नहीं आ सकती है और उनको तुरंत विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए।